Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In business, today we understand about the chapter number 3, Private, Public and Global Enterprises for class 11th, and it is our fourth part. Our today's topic is changing role of public sector. When we are talking about the changing role of पब्लिक सेक्टर्स, तो पब्लिक सेक्टर के जो रोल्स हैं उसमें जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं. द पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग एंड द विटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है पब्लिक सेक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री को मेंटेन करने के लिए प्ले करती है. यानी कि पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर्स है या वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जोन है जहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारी अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. But despite their impressive role, public enterprises in India suffered from the several problems such as the poor project planning, excessive overheads, overstaffing, underutilization of a capacity, inefficiency etc. तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन आती है, कहता है डिस्पाइट देयर इम्प्रेसिव रोल पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया. जैसे कि मुझे पता है कि इसका जो रोल है बहुत ही बेहतर रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. बट ये भी क्या है, द सफ़र फ्रॉम द सेवरल प्रॉब्लम, ये भी क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है कुछ प्रॉब्लम से, जिसमें कहता है जो हमारी प्लानिंग होती है वो क्या होती है, पुअर होती है. बहुत अच्छी प्लानिंग न होने की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं. एक्सेसिव ओवरहेड्स, हमारे पास जो हमारी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ओवरहेड्स हमारे पास है, यानी एक्सपेंसेस भी हमारे पास थोड़ा होता है, ज़्यादा हम लिखते हैं. ओवर स्टाफिंग की बात करें, यानी जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोगों की जो हम क्या करते हैं यूज करते हैं. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अ कैपेसिटी, हमारे पास जो कैपेबिलिटी है हम उसको क्या करते हैं अंडर यूटिलाइज, यानी कि हमारे पास 10 लोग हैं तो 10 लोगों को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. एंड इनएफिशिएंसी की बात करें तो हमारे पास ज़्यादातर लोगों के पास इफिशिएंसी नहीं है, यानी कि काम करने का जो स्किल होना चाहिए जो वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास अभी भी बनी हुई है. To overcome these problems and to bring important in the efficiency level of the public sectors, the some steps are taken by the government. अब यहाँ भी प्रॉब्लम है कि ये जो प्रॉब्लम है अभी पब्लिक सेक्टर्स में, इसके को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्टेप्स उठाए. अब कौन कौन से स्टेप उठाए कि although the performance of the public sector enterprises is not remarkable, but also the government cannot ignore the development of the public sector enterprises because these enterprises help overcome to the social problems of the poverty, unemployment, imbalance of regions and growth. तो नॉर्मली यहाँ पे जैसा स्टेटमेंट भी कह रहा है कि ये तो सही है कि पब्लिक सेक्टर का जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम उसको रिमूव नहीं कर पाता है, लेकिन जो सोशल या हम देखें हमारे पास जो हमारी अपनी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है हम उसको पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर क्या करता है, इसको बैलेंस करने का काम करता है, इसको इस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का काम करता है. जिससे क्या रहा है कि द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी को ख़त्म करने में हेल्प कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर कर सकता है, और इम्बैलेंस जो हमारे रीजन में होता है उसको भी ख़त्म करने का काम कर सकता है. तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन द वेरियस स्टेप चेंजिंग ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स so that its efficiency can increases. तो क्या है कि इसने भी क्या किया, कुछ स्टेप्स उठाए जिससे क्या क्या हो कि एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है. अब यहाँ पे कहता है क्या कि गवर्नमेंट पॉलिसीज टूवर्ड द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 की अगर बात करें तो उसमें सिचुएशन क्या थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द मेजर रिफॉर्म्स इन द पब्लिक सेक्टर्स विद इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी रही 1991 के थ्रू इसने क्या किया, पब्लिक सेक्टर से बहुत सारे चेंजेस लाए. वो क्या थे, रिकन्स्ट्रक्शंस, रिस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली द वाइबल्स, जिसमें कहता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की अगर बात करें तो इसको स्ट्रक्चर करने का काम किया गया, उसको फिर से बनाने का काम किया गया, उसको फिर से उसको यूटिलाइज किया, उसकी पोटेंशियल को जब जनरेट करने का काम किया गया ताकि वो जो पहले काम नहीं कर पाता था उसको और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश किया जा सके उसके थ्रू. फिर कहता है क्लोज डाउन द PSUs और विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड. कहता है ऐसे PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे उनको बंद करने का काम किया गया जिनको हम पूरी तरीके से फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि ऐसे जो हमको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं
ठीक है, और बंद पड़े हुए हैं, उनको स्टार्ट करने की बजाय उसने उनको स्टार्ट करने की कोशिश की जहाँ से हमको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड सिचुएशन क्या था, ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटीज़ इन द ऑल स्ट्रैटेजिक PSUs to 26% और द लोअर इफ़ नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की इक्विटीज़ थी उसको क्या किया गया, रिड्यूस करने का काम किया गया, जो कि 26% या उससे अधिक भी था, ताकि हम क्या करें, इसको नॉर्मली एक फॉर्मेशन में ला सकें, इंडस्ट्रीज़ को फिर से रन आउट करा सकें, मतलब रन करा सकें। फिर हम बात कर लें कि फुल्ली प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, इसमें वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया, उसमें देखा गया कि कहीं उसको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड स्टेप्स में क्या रहा, जो अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसमें कहता है कि इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1956 देयर वर द 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व द एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर्स। एज वी नो दैट हमारे पास पहले 17 इंडस्ट्रीज थे, 17 से हमने रिड्यूस करके 8 कर लिया। रिड्यूस करने का सेंस क्या था कि ये जो 70 थी इसका जो रिजल्ट था, जिस तरीके की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी उस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी नहीं थी, तो पहले हमने इसको 8 लिया और बाद में एटलीस्ट आपके पास हमारे पास केवल 3 ही रह गई हैं। 3 में कौन कौन सी रह गई हैं, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट से। तो ये 3 हमारे पास केवल इंडस्ट्रीज रह गई हैं, या इस तरह की जो कंपनियां हैं वो रह गई हैं जिसको हम क्या करते हैं, आज भी रन कराने का काम कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अ शेयर ऑफ सेलेक्ट सेट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ भी मूव किया गया। इट्स मीन the sale of the equity share of the public sector units to the private sector and public sector। तो कई बार क्या किया गया, जो उनका इक्विटी शेयर है पब्लिक सेक्टर्स यूनिट से उनको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स को बेचने का काम कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट decided to withdraw its holding from the PSUs and encourage the more participation of the private sectors in managing the PSU units। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो उनके पब्लिक सेक्टर्स थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ को इशू करने का काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया, ताकि एक्चुअली क्या होता कि अब पब्लिक प्राइवेट होने की शुरू हो गई धीरे धीरे। गवर्नमेंट के कुछ हिस्से होते थे, कुछ हिस्से प्राइवेट सेक्टर से होते थे, और इससे फायदा मैनेजिंग द पब्लिक यूनिट्स। इसका सबसे बेहतर क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते थे वो एक्सपर्टीज़ को मेंटेन करते थे, और उसमें क्या था वो वर्क की बात करते हैं, तो वो इस चीज़ को PSUs को मैनेज करने लगे। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट विल इम्प्रूव द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ PSUs। तो ये इसमें मान लिया गया, या इसमें आप कह सकते हैं इसमें इस चीज़ को फोकस करके इसे इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया। तो इससे क्या होगा कि ये अगर लोग आते हैं यानी प्राइवेट सेक्टर वाले इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो जो PSUs है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, यानी कि इसका जो वर्किंग सेगमेंट है उसकी जो अपनी आउटपुट है या उसका अपना जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें कहता है रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द पब्लिक फंड्स ब्लॉक्ड इन दीज यूनिट्स and utilizing them for the social priority project such as education and health। तो अब इसमें क्या था कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा अमाउंट क्या करती थी PSUs में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में खर्च करने का काम करती थी। अब प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से क्या कि जो पैसा वहाँ वो खर्च कर रही है वहाँ से खर्च करने के बजाय वो सीधे कहाँ खर्च करेगी, पब्लिक सेक्टर्स में। यानी कि देखें तो ऐसे प्रायोरिटीज़ पे खर्च करेगी, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन पे खर्च करने का काम शुरू कर देगी। रिडक्शन डेप्ट एंड इंटरेस्ट बर्डन, कहीं ना कहीं देखें तो जो कंपनियां काम ठीक से नहीं कर रही थी लेकिन वहाँ के लोग उस पर अच्छे मतलब उसमें चेंजेस भी नहीं ला रहे थे, और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वहाँ के अपने वर्किंग सिचुएशन में प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व होने की वजह से क्या है कि ये जो बर्डन है उनका इंटरेस्ट और डेप्ट्स का वो रिड्यूस हो गया। अभी क्या अगर मान लीजिए 100% जहाँ शेयर कंपनी का होता अभी 50% हो गया, तो 50% क्या हो गया, अब उसका बर्डन भी हो गया। यानी अगर इंटरेस्ट को मेंटेन करती है तो वो दोनों क्या करेंगे 50% ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। द ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, सेम सिचुएशन है। रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल को भी रिड्यूस कर दिया गया। इसके साथ डिस्करेजिंग द गवर्नमेंट मोनोपॉलिस लाइक टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। आज के टाइम में टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ हैं, आपका वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, इसके साथ साथ आप देखिए रिलायंस हो गया। तो इससे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्या करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में टेलीकम्युनिकेशन को मेंटेन करने का काम कर रही हैं, तो जो पहले गवर्नमेंट ही केवल करती थी। तो ऐसी चीज़ों को भी रिड्यूस करने का काम किया, उसमें पार्टिसिपेशन जो रहा है
प्राइवेट सेक्टर्स को इम्प्रूव कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि हमको जो फैसिलिटीज़ थी वो और भी बेहतर मिलने लगी है, ठीक है, और गवर्नमेंट को रिवेन्यूज़ भी अच्छा मिलने लगा है। साथ ही साथ क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हद से डेवलप्ड हुआ है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, द पॉलिसीज़ regarding sick units to be as a same that for the private sectors। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी जो सिक इंडस्ट्रीज़ थी, सिक इंडस्ट्रीज़ का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो बीमार पड़ी, जिनसे आउटपुट हो नहीं रहा हो, प्रॉफिट नहीं आ रही हो, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर दिया और साथ ही साथ उनसे या उनके शेयर्स को पूरी तरीके से या तो बेच दिया या तो 50% या जो भी शेयर्स वो मेंटेन कर सकती थी उसको अपने पास रखा। तो ऑल द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वर हैंड ओवर टू द BIFR, यानी कि बिहार बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शंस। इसको क्या किया, जितने भी लॉस वाले यूनिट्स थे उनको हैंड ओवर कर दिया। द BIFR डिसाइडेड टू वाइंड अप द सम वेरी सिक units and review the habilitate some other sick units where there is scope of the convert them into the healthy units। अब यहाँ पे जो कहने का सेंस ये है कि ये कंपनियाँ क्या करती थी, ऐसी जो सिक थी तो सिक को उनको क्या करते, वो प्राइवेटाइजेशन हैंड में देती, और या फिर जो हमारा BIFR है यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शंस को हैंड ओवर कर देती, और उसके साथ साथ उनको तब तक हैंड ओवर रहती जब तक वो हेल्दी नहीं होती। हेल्दी का सेंस वहाँ से अच्छा आउटपुट आने नहीं लगता। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, MOU की बात करती है। इससे यहाँ में समझिए MOA आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के फॉर्मेशन और प्रॉस्पेक्टस में इन्वॉल्व होता है। यहाँ दूसरी चीज़ें हैं अंडर, ये है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कहता है अंडर MOU द पब्लिक सेक्टर इज़ गिवन द ग्रेटर ऑटोनॉमी। MOU पे यानी अंडरस्टैंडिंग की अगर बेसिस की बात करें तो बहुत ही इसका बेहतरीन ऑटोनॉमी जनरेट रहा, यानी इसके पास अपनी पावर जो थी, इसकी खुद की जो सिचुएशन थी वो बेहतर हुई। they are given the target and achieve these target, these units are generated the operational freedom, but they are accountable for not achieving the result on a time। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो टारगेट डिसाइड करते और अकाउंटेबल फिगर जो होता मतलब जो टारगेट डिसाइड करते उसको रिसीव करने का काम करते, लेकिन उस सिचुएशन में अगर वो अचीव नहीं कर पाते तो उसके लिए अकाउंटेबल भी होते हैं। यानी कि जिसको हमने टारगेट दिया उसने अगर उस काम को नहीं किया तो हम उससे पूछ सकते थे कि आपने काम क्यों नहीं किया। दो द MOU the unnecessary interference of a ministerial can be reduced and the more autonomy is granted to these units, but these are held accountable of specific result। तो अब यहाँ पे क्या रहा कि जो मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस था उसको रिड्यूस कर दिया गया और बहुत सारी ऑटोनॉमी इसको ग्रांट कर दी गई, यानी कि बहुत सारे अधिकार जो इसके थे, जो पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्सेप्शंस को अब फॉलो करने के लिए मजबूर करते थे, अब ऐसा नहीं है, वो अपने लिए चीज़ों को मैनेज कर सकता, बट दे आर द हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट। हाँ, ये स्पेसिफिक रिजल्ट, अगर मान लीजिए कहीं रिजल्ट बहुत बुरा रहता है या बहुत अच्छा रहता है, बहुत बुरा रहता है तो क्यों हुआ, और बहुत अच्छा रहता है तो कैसे हुआ, इन दोनों के लिए ये अकाउंटेबल होते हैं। सो इन दिस चैप्टर दैट्स ऑल। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.